आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बलराज ताम्रकार, डॉक्टर खूबचंद बघेल, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई 3 दुर्ग से हूँ, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज हम चर्चा करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे, है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में हम प्रारंभिक जानकारी लेते हैं कि यह हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य जो है इसका उल्लेख किया गया है, और यह नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर हमारे संविधान में रखा गया है। नीति निर्देशक तत्वों को बनाने के लिए हमारे यहाँ जो है तेज बहादुर सप्रू कमेटी हमारे यहाँ बनी थी, और उसके सिफारिश से हमारे यहाँ जो है नीति निर्देशक तत्वों को लाया गया है। राज्य के नीति तत्व, इसका मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य से अभिप्राय है कि ऐसा राज्य जहां राज्य की जिम्मेदारी होती है कि अपने भूभाग में निवास करने वाले एक एक व्यक्ति के सर्वांगीण हितों की जो है चिंता करना, और उनके सर्वांगीण हितों को सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्माण, योजना निर्माण करना और उनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। संक्षेप में कहा जाए तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ऐसी अवधारणा होती है जहाँ प्रशासन बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। प्रशासन जो है उसके अधिकार दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं, और बहुत ज़्यादा लोक उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से काम करता है। इसका उदाहरण हम देखें तो जैसे ही एक शिशु अपनी माता के गर्भ में प्रवेश करता है, उस समय से लेकर मृत्यु पर्यंत तक प्रशासन जो है उसकी उज्जवल भविष्य के लिए और उसके सर्वांगीण हितों और विकास के लिए जो है चिंता करता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है यह बहुत ही व्यापक जो है अवधारणा है, और यह हमारे संविधान के निर्माताओं की दूरदर्शिता और उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। अर्थात कह सकते हैं कि लोक कल्याण अर्थात राज्य के नीति तत्व क्या है, अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लागू करने हेतु राज्यों को जिन नीतियों को लागू करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं, वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। हमारे यहाँ अगर हम संविधान में वर्णित अनुच्छेदों का जो है वर्णन करें तो इसे 3 भागों में हम जो है बांट सकते हैं। जैसे पहला, इसमें जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनका अगर हम विश्लेषण करें तो उसमें वैचारिक आधार पर हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला, इसमें कुछ विषय ऐसे हैं जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से हैं। दूसरा, हमारे गांधी जी के विचारों को भी उनके आर्थिक सामाजिक जो क्षेत्र में जो विचार हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है, और साथ ही विदेश नीति के संबंध में भी राज्यों को दिशा निर्देश जो है हमारे यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले हम आते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिए क्या क्या बातें दी गई हैं। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वितरण व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित करेगा ताकि अंतिम व्यक्ति तक जो है उसका लाभ सुनिश्चित हो सके। दूसरा ये कहा गया है कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह हमारे यहाँ बच्चों के लिए एक स्वस्थप्रद और एक गरिमामय वातावरण का निर्माण करेगा, जहाँ उसकी बौद्धिक और मानसिक, शारीरिक, सामाजिक उसका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता हो। राज्य की जिम्मेदारी दी गई है कि वह हमारे यहाँ समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करेगा। साथ ही साथ महिलाओं को विशेष प्रसूति अवकाश देने की जो है बात की गई है। इसके अलावा राज्य की जिम्मेदारी है कि वह भौतिक संसाधनों पर इस प्रकार नियंत्रण सुनिश्चित करेगा कि वह, और साथ ही वितरण व्यवस्था ऐसी रखेगा कि अंतिम व्यक्ति तक उसका जो है लाभ पहुँचे। साथ ही साथ हमारे यहाँ उद्योगों में पुरुष और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, और साथ ही उनके लिए स्वस्थप्रद और एक बेहतर जो है अच्छी
कार्यदशाएँ जो है वहाँ पर उनके लिए निर्माण करेगा और वह सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा साथ ही हमारे यहाँ समाज के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं है ना, उनको विशेष जो है सहायता और विशेष जो है सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और इस प्रकार व्यवस्था करेगा कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में उनको शामिल किया जा सके। साथ ही साथ हमारे यहाँ साथ ही साथ पुरुष और महिलाओं को आजीविका के समान और पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि समाज में जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और जो परित्यक्ता हैं, मतलब सामाजिक रूप से जो विधवा हैं और परित्यक्ता हैं, उनके लिए सामाजिक संरक्षण की बात होगी और ख़ासकर महिलाओं का बच्चों के लिए जो है निःशुल्क पूरक पोषण आहार और उनके लिए स्कूल की व्यवस्था जो है यहाँ पर किया जाएगा, ये भी कहा गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ विशेष दशाओं में शिक्षा प्राप्त करने, लोक सहायता प्राप्त करने और काम प्राप्त करने का भी हमारे यहाँ अधिकार जो है हमारे यहाँ दिया गया है। काम की न्याय संगत और मानवोचित जो है दशाएं उपलब्ध कराएगा और कर्मचारियों को एक जीवन निर्वाह मजदूरी उपलब्ध कराना ये राज्य सरकार की जो है जिम्मेदारी दी गई है। और उद्योगों में प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात यहाँ पर कही गई है। और 6 से 14 वर्ष के जो आयु बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहाँ करने का प्रावधान कहा गया है। और इसके अलावा पूरक पोषण आहार और जीवन स्तर को ऊंचा बनाए रखने के लिए और सभी को लोक स्वास्थ्य प्राप्त करने का अधिकार भी नागरिक को दिया और यह जिम्मेदारी शासन को दी गई कि वो इन चीज़ों को उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा शासन की जिम्मेदारी होगी कि पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं जो है वन्य जीव जंतु के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय जो स्मारक हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्मारक हैं, जो वस्तुएं हैं, स्थान हैं, उनका भी संरक्षण संवर्धन करने का अधिकार जो है उनको कहा गया है कि ये जिम्मेदारी जो है राज्यों की होगी। और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण जो है किया जाएगा। ये इतनी बातें जो हैं यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्यों को की जिम्मेदारी बताई गई है और राज्यों को दिशा निर्देश दिया गया है। वहीं हम महात्मा गांधी जी के विचारों को अगर देखें तो इसमें जो सम्मिलित किए गए हैं, जैसे उसमें कहा गया है अनुच्छेद 40 में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना होगी। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों को विशेष सहायता दी जाएगी ताकि उनको शैक्षणिक, आर्थिक उनका विकास सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा मद्य निषेध की बात कही गई है। इसके अलावा कृषकों के आधुनिकीकरण की बात कही गई है। कृषि का आधुनिकीकरण की बात कही गई है। वन्य जीव जंतु संरक्षण अर्थात पशुओं, दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाने और उनके संरक्षण की बात कही गई है। साथ ही समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। और हमारे यहाँ इसके अलावा उद्योगों, लघु और कुटीर उद्योगों के विकास करने और उनके संरक्षण संवर्धन की बात कही गई है। पंचायती राज की स्थापना की बात कही गई है। तो ये इतने ऐसे महात्मा गांधी के विचारों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। वहीं अनुच्छेद 51 में हमारे यहाँ हमारे विदेश नीति के लिए भी निर्धारक तत्व बताए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्य ऐसी विदेश नीति बनाएगा जिसका मुख्य उद्देश्य होगा कि हम जो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत पर हम काम करेंगे और जो भी अपनी संप्रभुता और स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए हम जो भी समस्याएं होंगी उसे द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से हल करने की बात हमारे अनुच्छेद 51 में कही गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे मतलब राज्य के 33 तत्व का जो मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की है। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है। आज अब हम विश्लेषण करते हैं कि इतनी जो मुख्य बातें हैं इसमें भारत सरकार ने कितना अमल किया। तो हम पूरे अगर हम सन 50 से लेकर अभी तक की सरकार की जितनी भी
शासन की नीतियाँ योजनाएं हैं उसका अगर हम विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि पूरी विधायिका के द्वारा बनाए गए जितने भी कानून हैं और जितनी भी सरकार की नीतियाँ योजनाएं हैं, सबका एकमात्र उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, अंतिम व्यक्ति तक सभी को लाभ पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम देखें, सिलसिलेवार देखें, तो हम पाते हैं कि भारत सरकार, जैसे अभी हमारे यहाँ हम देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना हमारे यहाँ कर दी गई है। हमारे यहाँ कृषि के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न प्रयास जो है हो रहे हैं। कृषि के संबंध में अनुसंधान, कृषि विद्यालय, महाविद्यालय, कृषि संबंधी बहुत सारी उन्नत बीज कार्यक्रम और कृषि की नई अत्याधुनिक तकनीकें जो है हमारे यहाँ बनाई गई हैं, उनको किसानों तक पहुँचाने की बात हो रही है। सामान्य न्याय के लिए निःशुल्क विधिक सहायता भी हमारे यहाँ सरकारी वकीलों के माध्यम से दिया जा रहा है। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जा रहा है। निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को शिक्षक अधिकार कानून तक निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। भोजन का अधिकार के तहत उनको हम देख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ जो है उनको पूरा मतलब बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ICDS प्रोग्राम के तहत पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जाए, सारी किंडरगार्टन एजुकेशन उपलब्ध कराया जाए, निःशुल्क टीके उपलब्ध कराए उनको लगाए जा रहे हैं और ख़ासकर उनके पूरक पोषण आहार, साथ ही बच्चों के लिए हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षक अधिकार का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। उद्योगों में प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित हो गई है। इसके अलावा जो गर्भवती शिशुवती माताएं उसके लिए विशेष पूरक पोषण आहार कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे यहाँ। विशेष और ख़ासकर उत्पादन केंद्रों में मानवोचित दशाएं और अच्छी कार्य दशाएं उपलब्ध जो है कराई जा रही हैं। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ लघु कुटीर उद्योगों के विकास के लिए लघु उद्योग विकास निगम बनाए जा रहे हैं और अन्य ऐसे उनके लिए विशेष प्रकार की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं। और समावेशी विकास या वित्तीय समावेशन जैसी चीज़ें, समावेशी शिक्षा, समावेशी स्वास्थ्य जैसी योजनाएं हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जैसे मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के माध्यम से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको बहुत ही रियायती दरों पर पूरक पोषण मतलब उनको खाद्यान्न सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत उनके लिए निःशुल्क खाते खोलकर उनको वित्तीय समावेशन का लाभ उनको दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उनको आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने हेतु मतलब बिना गिरवी रखे उनको ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका का स्पष्ट पृथक्करण किया गया है। हमारी पूरी विदेश नीति के जितने भी हमारी पूरी विदेश नीति पंचशील सिद्धांतों पर आधारित है और हम ये पूरे पंचशील सिद्धांत ये है लोक कल्याणकारी राज्य के लिए बनाए गए हमारे राज्य के 29 तत्व के अनुच्छेद 51 के तहत जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुरूप हमारे यहाँ जो है बनाया गया है। पर्यावरण और वन्य जीव जंतु के संरक्षण हेतु विशेष अधिनियम, टाइगर प्रोजेक्ट और विभिन्न प्रकार के जैसे एलिफेंट प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट और हमारे यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व जैसी अनेक नई अवधारणाओं के साथ हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ हम ये भी देखते हैं कि मद्य निषेध की दिशा में भी हम तेज़ी से अग्रसर और प्रयास हमारे यहाँ हो रहे हैं। और वन्य जीव जंतु के संरक्षण हेतु खासकर दुधारू पशुओं के संरक्षण संवर्धन हेतु विशेष कार्यक्रम हमारे यहाँ चलाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि और साथ ही जो विधवा परित्यक्ता निराश्रित हैं उसके लिए विशेष सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, पेंशन योजनाएं हमारे यहाँ संचालित हो रही हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे यहाँ शासन प्रशासन की जितनी भी योजनाएं हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से प्रेरित होकर ही हैं। आज जो हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसमें हमारे यहाँ चूल्हा दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें रियायती दरों पर आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। आज हम देखें कि भारत सन 50 में जैसे ही संविधान लागू हुआ हमने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करते हुए आज हम देख रहे हैं शासन प्रशासन बहुत संवेदनशील, बहुत गंभीर है और पूरे अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए शासन प्रशासन के सभी अंग आज तत्परता से संवेदनशीलता के साथ जनता के साथ मिलकर
इस अवधारणा को सफल बनाते हेतु निरंतर प्रयास हैं। आज हमारे यहाँ जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं, जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, उसके केंद्र बिंदु में मानव कल्याण और लोक कल्याण ही इसका केंद्र बिंदु में होता है। आज हम सभी लक्ष्यों की प्राप्ति करने में तेज़ी से अग्रसर हैं, है ना। बस एक है, वो है समान नागरिक संहिता, उसमें भी हमारे यहाँ धीरे धीरे प्रयास जो है हो रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि पूरी मतलब वाकई ऐसा लगता है कि जैसे ही एक शिशु अपनी माता के गर्भ में प्रवेश करता है, उस समय से लेकर मृत्यु पर्यंत वाकई हम देखते हैं कि शासन प्रशासन उसके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान जो है दे रहा है, और उसके संरक्षण संवर्धन और उसके सर्वांगीण हितों की चिंता हेतु विशेष नीति एवं योजनाएं जो है बनाकर पूरी इच्छा शक्ति के साथ, वचनबद्धता के साथ उसे लागू किया जा रहा है, और ये इसकी समीक्षा है। धन्यवाद।